नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। मंत्रिमंडल विस्तृत हो गई, अब बड़े मंत्रिमंडल बन गया है। लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे उसी स्थिति में फंस गए हैं जिस स्थिति में के लिए वो इतने दिनों तक मंत्रिमंडल के विस्तार को टाल रहे थे। उद्धव ठाकरे को लग रहा था इतने दिनों से जो 30-32 दिन लग गया एक मंत्रिमंडल का फ्रेम तैयार करने में कि कितने मंत्री बनाने हैं, किन किन को मंत्री बनाना है, इस बात को लेकर जो जितना समय लगा वो इसी कारण लगा कि उद्धव ठाकरे को यह पता था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे ही होगा वैसे ही पार्टियों के बीच तनातनी शुरू हो जाएगी। और सबसे ज्यादा डर जो उनको लग रहा था वो अपनी पार्टी को लेकर लग रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इस बात की भी जानकारी पहले से थी कि जब शिवसेना इस गठबंधन का एक पार्ट है तो यहां पर उसको मुख्यमंत्री के पद मिलने के बाद शिवसेना को मंत्रिमंडल में जगह उतनी नहीं मिल पाएगी जितने की जरूरत और जितना जरूरत महसूस की जा रही थी उनके विधायकों से। जो संभावनाएं थी, जो उम्मीद लगा के बैठे हुए उनके विधायक थे, जो संभावनाएं जताई जा रही थी और जो उनको उम्मीद थी कि अगर शिवसेना की सरकार बनी है, हमारे पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बने हैं तो हमें भी बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे, बड़े बड़े पद मिलेंगे, और वो संभावनाएं टूटने की आशंका पहले से ही उद्धव ठाकरे को थी। क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी उनके ऊपर ये आफतों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ टूटना ही था। क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ सहयोग करके अगर मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर लिए तो उसमें यह तो तय था कि जिन लोगों की भूमिका सबसे बड़ी थी इनको सहयोग करने के लिए उनकी ही चलेगी, और उनकी चली भी। शरद पवार इसमें मेन भूमिका निभाते रहे। मंत्रिमंडल में भी उनके पार्टी का सबसे ज्यादा मंत्री बनाया गया। और यही नहीं, अभी भी यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन उनकी सरकार का रिमोट कंट्रोल है जो शरद पवार के हाथों में है। लेकिन वो अलग बातें हैं। यहां बात सबसे बड़ी हो रही है कि शिवसेना के अंदर यह बगावत क्यों हो रहा है, शिवसेना के विधायक नाराज क्यों हैं। शिवसेना के 2-3 विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है और यह सही चीज नहीं है। उसमें से सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है सामने वो है सुनील राउत का। सुनील राउत नाम से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे कि सुनील राउत संजय राउत के भाई हैं, और संजय राउत भी उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और मंत्री शपथ ले रहे थे। उस समय संजय राउत नहीं गए थे, और उसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि संजय राउत ने भी बड़ी कोशिशें की। उन्होंने भी सोचा कि हमारे भाई को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, और यहां तक कि आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील राउत को पहले से बताया गया था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, और लेकिन अंतिम समय में जब लिस्ट सामने आया तो सुनील राउत को बहुत बड़ा धक्का लगा, और यह धक्का संजय राउत को भी लगा। ये दोनों मिलकर बैठ के ये बात करने लगे कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने ये क्या कर दिया। लेकिन चूंकि मीडिया के सामने बाहर में ये दिखाना मुश्किल है कि हम पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी के खिलाफ होना उसी समय दिखाया जाता है जबकि बिल्कुल आपके पास एक विकल्प तैयार हो, विकल्प मौजूद हो, और आप पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार हो। अभी वो समय नहीं आया है, कुछ दिन में समय आने वाला है। इसलिए सुनील राउत ने इशारा कर दिया है। वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि हमें मंत्री नहीं बनाए जाने के पीछे आदित्य ठाकरे का हाथ है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के साथ अंतिम समय तक जो बैठक हुई उसमें लिस्ट जो फाइनल किया गया उसमें आदित्य ठाकरे मंत्री बन गए, और आदित्य ठाकरे के बदले जिन लोगों को मंत्री बनना था वो मंत्री नहीं बन पाए। तो सुनील के साथ साथ कुछ और विधायक हैं जो खुलकर सामने आने लगे हैं। उसमें से मुंबई के 2 विधायक भी हैं। एक सुनील प्रभु हैं, वो भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं, इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि शिवसेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या इतनी हैसियत खराब हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि अब इनको मंत्रियों के लिए सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी की तरफ देखना पड़ेगा। अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री ही सिर्फ बनना था
तो फिर उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है जो शिवसेना प्रमुख के साथ खड़े रहे? उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है जो विधायक जीत के तो आए थे भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के आधार पे, दोनों के वैचारिक सहमति के आधार पे जो उन लोगों ने वोट मांगी थी, वो अब किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के साथ यही है। दो ही आधार हो सकता है सरकार में शामिल होने का और ना होने का। सरकार बनाने में विधायकों की भूमिका जो होती है उसमें वो चाहते हैं कि या तो सरकार बनेगी तो सरकार से फायदा जो मिलने वाला है वो हम अपने क्षेत्र को देंगे, और क्षेत्र के लोगों को अगर देते हैं तो दोबारा हम विधायक बन पाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि कुछ जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनको इन बात की उम्मीद होती है, संभावनाएं इस बात की होती है, प्रबल संभावना होती है कि हमें भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो विधायक हैं शिवसेना के, इनको लग रहा था कि हम भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो उद्धव ठाकरे हमें भी मंत्री बनाएंगे। लेकिन जब गठबंधन की सरकार सामने आई तो शिवसेना के वो विधायक जिनको ये लग रहा था कि अब मंत्री बन जाएंगे, वो निराश हो गए हैं। और निराशा में ये लोग धीरे धीरे एक गुट बना रहे हैं कि जिन लोगों को असंतोष है, जो ये सरकार के पक्ष में नहीं है, जो कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग लेने के पक्ष में शुरू से ही नहीं थे, उन लोगों का एक गुट बनता जा रहा है धीरे धीरे। और वो मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा मौका है कि हम लोग की सदस्यता खत्म ना हो और हम शिवसेना को तोड़ दें। यानी उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करने के लिए ये लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। समय तो आ गया है और जैसे ही ये स्थितियां अनुकूल होगी, विधायकों को लगेगा कि अब हम अपने साथ कुछ लोगों को ले जा सकते हैं और फिर भाजपा की सरकार बनाई जा सकती है, तो ऐसे समय में वो फिर से बगावत करने की तैयारी कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जो आत्मघाती कदम उठाए हैं वो भाजपा विरोध के कारण उठाए हैं कि अपने लिए उठाए हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ तो ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन महाराष्ट्र में अगर पूरे महाराष्ट्र की गतिविधियों पर नजर डालें तो वो एक एक फैसला लेने से पहले शरद पवार से मुलाकात करते हैं, शरद पवार के साथ बातचीत होती है। शरद पवार किससे मुलाकात करते हैं? जब कोई फैसला लेना होता है तो शरद पवार उद्धव ठाकरे की बातों को सोनिया गांधी से के पास ले जाते हैं और सोनिया गांधी और शरद पवार की अनुमति के बाद ही उद्धव ठाकरे कोई फैसला ले पाते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, उनसे ज्यादा पावर जो है उनके दूसरे राज्य मंत्रियों का है जितना मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री बन के भी वो राज्य मंत्री से भी कम पावर वाले हैं, क्योंकि राज्य मंत्री भी अपने क्षेत्र में अपने जो उसके संबंधित क्षेत्र हैं, जिस जगह पर वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी फैसला लेने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़ता है। यहां तक कि सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, पार्टी के अंदर भी फैसला लेने के लिए अब उनको यह सोचना पड़ता है कि इस फैसले से राहुल गांधी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, सोनिया गांधी नाराज तो नहीं हो जाएंगी, या शरद पवार कुछ बोल दें। ऐसा देखने को मिला था नागरिकता संशोधन विधेयक के समय, जब लोकसभा में पारित करने के समय शिवसेना ने उसका समर्थन कर दिया था और राज्यसभा में जाना था उसको, तो उस समय राहुल गांधी के एक ट्वीट ने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी और उसके बाद वो पलट गए। तो ये पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर दोनों जगह पर उद्धव ठाकरे को अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार से संचालित होना पड़ रहा है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और ये जो निरीह स्थिति उद्धव ठाकरे की है वो धीरे धीरे अब सामने आएगी, क्योंकि उनके विधायक भी इस बात को समझ चुके हैं। और जैसा मैंने 2-3 विधायकों के बारे में बताया, ये खुल के बोलने लगे हैं। कुछ और विधायक हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, वो सामने में आना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं अपनी बातों को, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो चल रहा है वो बगावत के सुर निकल रहे हैं और धीरे धीरे वो बागी होंगे और ये लोग मिलकर एक ऐसा गुट बनाएंगे जिसके बाद शिवसेना प्रमुख के हाथ में कुछ नहीं होगा और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थितियां बन रही है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के विधायक अब बागी होने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ ऐसी ही स्थितियां एनसीपी में भी है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के नेता भी मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि पृथ्वीराज चौहान को मंत्री न बनाए जाने के बाद उनके गुट के जो लोग हैं वो भी नाराज हैं। पृथ्वीराज चौहान खुद भी
कांग्रेस की बखिया उगेड़ने में लगे हुए हैं। एनसीपी के भी कुछ नेता नाराज चल रहे हैं और वो भी इस मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो छोड़ दीजिए, अजीत पवार को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से भी एनसीपी के कुछ नेता नाराज हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार में जो गड्ढमड्ढ की स्थिति चल रही है, उससे लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक महाविकास अघाड़ी की सरकार चल पाएगी। 3 खंभों की सरकार में से एक खंभा तो अगर नहीं भी खिंचता है तो तीनों खंभे के अंदर ही इतना ऐसा जंग लग जाएगा, ऐसा दीमक खा जाएगा इन तीनों खंभों को कि धीरे धीरे ये तीनों खंभे अपने आप में टूट जाएंगे, इन पार्टियों में ही बगावत हो जाएगी और फिर ये सरकार अगले 6 महीने से पहले ही गिर जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।